गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज की कक्षा में हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक का तीसरा भाग पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनके संस्मरण और फादर कामिल बुल्के के बारे में जानकारी प्राप्त की, है ना। तो आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के भारतीय प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम तथा हिंदी के प्रति उनके लगाव के बारे में, हिंदी के प्रति उनकी आस्था के बारे में बताया है, ठीक है। जिस समय फादर कामिल बुल्के भारत आए थे, उस समय हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं थी। उसे अपने ही देश में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, है ना। तो जिस तरह से हमने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, ठीक उसी तरह से हिंदी भी राष्ट्रभाषा बनने के लिए संघर्ष कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने उस समय की घटनाओं का विवरण किया है कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उनकी मृत्यु जहरबाद से होती है, एक फोड़े से होती है, जो इसमें जो है जहर फैल गया था और वो सारा शरीर में उस फोड़े का जहर फैल जाता है और उसी के वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि फादर का व्यक्तित्व कैसा था। वो पादरी थे फादर, ठीक है, ईसाई धर्म के पुरोहित थे और नीली आंखें, लोगों के मन में, लोगों के प्रति उनके मन में प्रेम, प्यार, ममता, अपनापन था। उन्होंने जब सन्यासी बनने का निर्णय किया और उस समय उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र भारत को चुना। क्यों? क्योंकि उनके मन में भारत के प्रति एक प्रेम था, एक आस्था थी, एक विश्वास था, एक लगाव था, एक आकर्षण था। उन्होंने कहीं तुलसीदास जी के रामायण को पढ़ा था, रामचरितमानस को पढ़ा था और वो तुलसीदास जी के राम से प्रभावित थे, भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। उनके मन में कहीं पर भारत के प्रति आस्था थी, क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है और सन्यासी बनने के बाद, पादरी बनने के बाद फादर कामिल बुल्के को भारत अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो लेखक उनके मृत्यु के उपरांत उनको याद करते हुए कहते हैं कि फादर के साथ जो है 35 वर्ष जो है उन्होंने व्यतीत गुजारे थे। उनका कहना है कि फादर को याद करना, वो कहाँ से जो है फादर को याद करें, उनकी शुरुआत कहाँ से करें वो, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कहाँ से शुरू करूं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर का साइकिल चलाते दिखाई देना। वो हमारे पास आकर रुकते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। ये तो आप जानते ही, मैंने कल आपको बताया था कि परिमल एक ऐसी संस्था थी जिसमें उस समय के जो युवा साहित्यकार थे
उनकी ये एक संस्था थी। उसमें बहुत सारे उस समय के उभरते साहित्यकार थे और ये सब जो है एक साथ मिलकर एक गोष्ठी थी इनकी, जिसका नाम परिमल रखा गया था। और इस संस्था का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संकलन परिमल, उनकी एक पुस्तक थी जिसमें बहुत सारी कविताओं का संकलन किया गया था और उसका नाम था परिमल। और उसी नाम से प्रभावित होकर इन युवा साहित्यकारों ने इसका नाम, अपनी संस्था का नाम परिमल रखा। और इस परिमल संस्था में सबसे बड़े जो है उम्र में सबसे बड़े फादर कामिल बुल्के थे। और उस संस्था में रहने वाले, उस गोष्ठी में रहने वाले सभी युवा का जो साहित्यकार थे, उनके साथ फादर कामिल बुल्के का आत्मीय संबंध था। वो सभी से जो है एक रिश्ते से जुड़ गए थे, ठीक है। और उस परिमल संस्था में सारे साहित्यकार जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते और उन रचनाओं पर आलोचना करते। तो लेखक बताते हैं कि जब कभी भी उनकी कोई कविता, कोई कहानी, कोई रचना लिखी जाती और वो फादर कामिल बुल्के को पढ़ने के लिए मिलता, तो फादर कामिल बुल्के जो है बहुत उत्साहित होकर लेखक को बताते कि मैंने आपकी ये रचना पढ़ी और ये मुझे उसमें ये बहुत अच्छा लगा, या जो भी उनके मन में उसके प्रति, उस रचना के प्रति जो होता है वो उसे व्यक्त करते थे। लेखक आगे बताते, अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, है ना। अपने परिवार को छोड़कर इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के जो है अपने देश को छोड़कर सन्यासी बन गए थे, ठीक है। तो जब भी उनसे उनके परिवार के बारे में, उनकी जन्मभूमि के बारे में पूछा जाता, लेखक जब उनसे पूछते थे कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो फादर कामिल बुल्के बताते हैं कि मेरा देश तो अब ये भारत है ना। लेकिन उनको, फादर के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति एक विशेष आकर्षक था, ठीक है। और वो कहते हैं कि रैम्स चैपल जो है ये फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी और अपनी जन्मभूमि के प्रति फादर के मन में अपार श्रद्धा थी, ठीक है। कई वर्ष भारत में रहने के बाद वो भारत से भी प्रेम करते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को कभी भी भुला नहीं पाता। अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रत्येक मनुष्य के मन में एक विशेष आकर्षण होता है। ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुल्के को अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल से एक विशेष लगाव था, ठीक है। सभी के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति एक लगाव होता है, उसी तरह से फादर कामिल बुल्के के मन में भी लगाव था। फिर जब उनके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो विशेष कर फादर कामिल बुल्के अपनी माँ को याद करते थे, अपनी माँ के स्नेह को याद करते थे। फादर कामिल बुल्के अक्सर अपनी माँ की स्मृति में खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर आया करती थी और उन माँ की चिट्ठियों को पढ़ते थे और सभी को बताते थे कि माँ की चिट्ठी आई है, ठीक है। वे भारत में आकर बस जाने के बाद भी अपनी मातृभूमि और अपनी माँ को वो भूल नहीं पाए थे। सन्यासी होकर और लंबे समय तक माँ से अलग रहने पर भी अपनी माँ के स्नेह को वो भुला नहीं पाए थे, ठीक है। वो अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि उनके 2 भाई थे। एक भाई
वहाँ पर वहीं रैम्स चैपल में जो है वो पादरी हो गया था, दूसरा भाई व्यापारी का था और एक बहन थी और पिता थे। ठीक है, लेकिन उनका स्नेह जो है अपनी माँ से अधिक था। फादर कामिल बुल्के का स्वभाव आरंभ से ही जो है बहुत शांत स्वभाव का रहा है और वो आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसीलिए बहुत पहले ही बचपन में ही उनकी माँ ने घोषणा कर दी थी कि ये जो है एक मिनट, माँ ने घोषणा कर दी थी कि एक मिनट, रे बाप रे बाप, माँ ने बचपन में ही घोषणा की थी कि लड़का हाथ से गया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक पहुंचते पहुंचते तक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रबल हो गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही सन्यासी बन गए। जब सन्यासी बनने के लिए वो अपने धर्मगुरु के पास गए तो उस समय जो है एक की शर्त रखी जाती थी और उस शर्त के अनुसार सन्यासी लेने वाला व्यक्ति अपने अनुसार किसी एक जगह को चुनता है, किसी एक देश को चुनता है। और फादर कामिल बुल्के ने भारत में जाकर अपने कार्य को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। वो भारत आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत को चुना। ठीक है, और भारत आने के बाद वो दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में 2 साल तक जिसेंट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और उसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ठीक है, फादर कामिल बुल्के के मन में जो है भारतीय संस्कृति के प्रति एक आकर्षण था। वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। उनके मन में उसे जानने की उत्सुकता थी और इसी के लिए उन्होंने हिंदी और संस्कृत सीखी ताकि वे भारतीय साहित्य का अध्ययन कर सके। ठीक है, और इसलिए जो है उन्होंने जो बीए की शिक्षा थी वो कलकत्ता में प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद जब वो इलाहाबाद में थे तो इलाहाबाद से जो है उन्होंने एमए हिंदी में उन्होंने एमए किया और उसके बाद अपने शोध का विषय राम कथा चुना क्योंकि वो तुलसी के राम से प्रभावित थे, राम के चरित्र से प्रभावित थे। ठीक है, और वो उनको अपनी ओर आकर्षित करता था। इसीलिए जो है उन्होंने अपनी शोध, जब पीएचडी की जाती है, पीएचडी एक एमए करने के बाद पीएचडी की जाती है, ठीक है, डॉक्टरेट की शिक्षा उपाधि मिलती है उसमें, तो उन्होंने अपने डॉक्टरेट, अपने शोध का विषय जो है वो राम कथा उत्पत्ति और विकास को चुना और उन्होंने अपना शोध प्रबंध जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से किया 1950 में। ठीक है, उसके बाद फादर कामिल बुल्के हिंदी के प्रति तो उनका एक विशेष लगाव था, हिंदी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के लिए बहुत कार्य किया। ठीक है, जैसे उन्होंने अंग्रेजी साहित्यकार मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में रूपांतर किया। रूपांतर मतलब अनुवाद किया। उसका नाम उन्होंने रखा नील पक्षी, ब्लू बर्ड का उन्होंने नाम रखा नील पक्षी।
उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में, सेंट जेवियर्स कॉलेज कहाँ है ये? रांची में। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। हिंदी कोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को कहा जाता है। अंग्रेजी से हिंदी, ये शब्दकोश जो है उन्होंने रचा और इस शब्दकोश के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, हिंदी कोश के लिए उनका एक प्रसिद्ध डिक्शनरी थी और इसके लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने बाइबिल का भी हिंदी में अनुवाद किया और बहुत सारे साहित्य, जो अंग्रेजी साहित्य थे या विदेशी भाषाओं के साहित्य थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उसका भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। फादर कामिल बुल्के को हिंदी से एक विशेष लगाव था, है ना। हिंदी उनकी प्रिय भाषा थी। इसके बाद लेखक बताते हैं फादर कामिल बुल्के जो है वो संकल्प से सन्यासी थे। सिर्फ उन्होंने सन्यासी होने का संकल्प लिया, वे मन से सन्यासी नहीं थे। मन से सन्यासी इसलिए नहीं थे क्योंकि वो किसी से रिश्ता बनाते तो कभी तोड़ते नहीं थे। ठीक है, चाहे 10 सदियों बाद मिले, 10 कितने वर्षों बाद ही क्यों ना मिले, लेकिन उनके जो प्यार होता था, जो आत्मीयता होती थी, जो अपनापन होता था, समय की अवधि अधिक होने के बाद भी उनके आत्मीयता में कोई परिवर्तन नहीं आता था। उनसे मिलकर ऐसे लगता है कि फादर से तो कभी हम अलग हुए ही नहीं हैं। वही अपनापन, वही आत्मीयता, वही प्रेम, वही ममता होती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि वो फादर कामिल बुल्के केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती मतलब अपनेपन की, ममता की, अपनत्व की। ठीक है, तो उसमें कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता था, वही अपनापन होता था। फादर के बारे में लेखक ये बताते हैं कि वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वो 2 मिनट के लिए ही सही लेकिन मिलकर जरूर जाते थे। ठीक है, ऐसा कौन सन्यासी करता है? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो मोह माया का त्याग कर कर सभी से नाता रिश्ता तोड़कर ईश्वर के प्रति अपना लगन लगाते हैं। ठीक है, उनको किसी के प्रति कोई मोह माया नहीं होती है। लेकिन फादर कामिल बुल्के ऐसे सन्यासी नहीं थे। वो किसी से भी रिश्ता बनाते तो उसे जरूर निभाते थे। फिर लेखक आगे बताते उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मैंने कहा ना कि जिस समय फादर कामिल बुल्के भारत आए थे उस समय हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा या के लिए संघर्ष कर रही थी। जिस तरह से हमें अपने ही देश में अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराना पड़ा, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक उसी तरह से हिंदी को भी अपने ही देश में, अपनी ही मातृभूमि में, मतलब यहाँ ही पर जो है उसे अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और ये जो हिंदी के लिए जो उनका
आक्रोश था, मतलब वो अपने ही देश में क्यों राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। तो वो हर मंच से, जहाँ से भी वो अपने उन गोष्ठियों में वो जाते, जहाँ भी उनको बोलने का मौका मिलता, वो हिंदी के पक्ष में बोलते, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि हिंदी को अपना स्थान दिलाने में कई साहित्यकारों का तो स्थान रहा है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो ऐसे महान साहित्यकारों के साथ साथ ये विदेशी भी हिंदी को अपना स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, ठीक है। इनके दिली इच्छा थी कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बने, ठीक है। आ रहा बच्चों को समझ में? घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि सन्यासी जो होते हैं वो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करते, लेकिन फादर कामिल बुल्के जब भी अपने आत्मियों से, अपने मित्रों से मिलते तो उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके दुख सुख के बारे में हर तरह का वो हालचाल पूछते थे। तो ये क्या जतलाता है कि फादर कामिल बुल्के का अपने मित्रों, अपने नाते रिश्ते, जो भी उनके संबंधी थे, जो उनके अपने करीबी थे, उनके प्रति जो है एक अपनापन की भावना थी। लेखक बताते हैं कि जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो लेखक में जो है एक उदासी छा गई थी, एक विरक्ति सी आ गई थी जीवन में, ठीक है। वो बहुत उदास रहने लगे थे। तब फादर कामिल बुल्के ने अपने आत्मीय संबंधों से, अपनी जो ममता भरी जो आशीष होता था, उससे जो है उनको सांत्वना दी थी, उनको उस दुख से उबारने में सहायता की थी और कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ठीक है। तो फादर के जो शब्द थे इसमें एक शांति झलकती थी। उनके सांत्वना से जो है लेखक के मन में काफ़ी परिवर्तन आया है और फिर वो वापस जो है जीवन की ओर मुड़कर आ गए, वरना उनके जीवन में काफ़ी उदासी आ गई थी, ठीक है। तो आज के लिए मैं कक्षा जो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे का पाठ जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में जो है हम लोग गूगल मीट क्लास भी हो सकती है, या इस कक्षा के बाद हम लोग गूगल मीट में एक बार मिलेंगे, तो वहाँ पर आप अपनी जो भी समस्या है उसमें आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।